going to use. Basically, we have to find out what different technologies are there which we can use for our professional activities. So the title of this talk is effective use of IT resources for professional activities. So the first thing is, as it is what you can say mandatory course, we have to do this. So first topic in this is searching and organizing the digital information. आप लोग ऑलरेडी सर्च इंजन यूज करते ही हो जिसका नाम है गूगल. इसके अलावा वी नो देर इज याहू, देन देर इज बाइडू. सो ये दो मोर पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल जितने ही. And then as a technical engineer, we should always use something called as Google Scholar for the engineering literature, or any literature for that matter, where we get the research papers. ठीक है. तो यहाँ पे हम अभी दोनों चीजें सीखने वाले हैं कि गूगल यूज कैसे करते हैं. तो आपको पहले से ही पता है, सो आई डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू गो टू द google.com, या फिर सीधा अगर क्रोम ब्राउजर है तो उसके यहाँ टॉप में आप टाइप करोगे तो भी वो गूगल सर्च ही होता है. अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जैसे फेशियल इमोशन रिकॉग्निशन. ठीक है. इस तरह से आप जब सर्च करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग. सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट गूगल. सेकेंडली, इट विल ऑल्सो गिव यू ऑप्शन ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल सर्च. तो आप यहाँ से उसको ओपन न्यू टैब करके सीधा गूगल स्कॉलर पे लेके जा सकते हो और यहाँ पे आपको उसके लिटरेचर मिलते रहेंगे. गूगल स्कॉलर में आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे अगर पीडीएफ लिखा है तो यू कैन डाउनलोड द पेपर डायरेक्टली. बहुत बार ये पेपर डाउनलोड नहीं होते. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे डाउनलोडेबल पेपर है. अभी ये वाला पेपर जो है यहाँ पे पीडीएफ लिख के नहीं आया तो वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा. सेकेंड थिंग आपको गूगल स्कॉलर में देखनी होती है, दैट इज समथिंग व्हाट यू साइट. सो व्हेन यू क्लिक ऑन साइट, व्हेन यू रेफर टू दिस पेपर और इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में डालते हो तो आपको इसमें से एक साइटेशन लेना होता है. साइटेशन स्टाइल से ये अलग अलग. हम जनरली इंडिया में शिकागो स्टाइल फॉलो करते हैं. तो बेसिकली इसमें ऑथर के पूरे नाम होते हैं और पेपर का पूरा नाम होता है, जर्नल का पूरा नाम होता है, उसके बाद वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, ईयर और फिर पेज नंबर. ये स्टैंडर्ड है कोई भी साइटेशन देने का. अगर आप एडवांस यूजर हो तो इसी आईटी सेक्शन में हम लोग आगे सीखेंगे ओवरलीफ. तो उसमें आपको बिबटेक्स साइटेशन लगेगा. तो उसके लिए आपको यहाँ पे बिबटेक्स पे क्लिक करना होगा. बिबटेक्स ये लेटेक्स इंजन है. तो यहाँ पे इस तरह का एक कोड मिलेगा आपको. यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस कोड एंड वेयर टू पेस्ट आई विल टेल यू लेटर. सो इस तरह से कोई भी पेपर को साइट किया जाता है. अब कुछ कुछ पेपर जो होते हैं उसके 15 वर्जन है, जैसे इसके 15 वर्जन है या फिर इसके 8 वर्जन है. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन साइट करना चाहिए. अब यहाँ पे देखो ये पेपर एल्सीवेयर में पब्लिश हुआ है, उसी की जगह वो पोलैंड की अपनी किसी वेबसाइट पे है, एपेसेपिक की वेबसाइट पे है. तो ये हर एक का खुद का साइटेशन होता है. बाय डिफॉल्ट यू ट्राई टू साइट समथिंग विच इज एट नंबर 1, और बाय डिफॉल्ट गूगल स्कॉलर में जो आता है इसको साइट करने की कोशिश करो. आप कोई भी पब्लिकेशन करते हो तब ये साइटेड बाय, ये नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पब्लिकेशन कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है तो इसका साइटेशन 961 लोगों ने किया है. मतलब क्या कि 2010 से लेके अब तक 961 रिसर्च पेपर इस पेपर के बेसिस पे लिखे गए हैं. So this number is very important. If you are doing any good publication, its citation score must cross 10. अगर 10 से कम है तो वो पेपर इतना अच्छे से नहीं लिखा गया है. Anything above 10 is okay, and there are some papers which are cited 10,000 times वगैरह, तो उसको हम ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर बोलते हैं. और उस तरह के पेपर साल 2 साल में एक बार आते हैं और दे आर जनरली नोबेल प्राइज विनर्स. तो यहाँ पे साइटेशन स्कोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब इस पेपर को साइट करोगे तो वो स्कोर 1 से और से बढ़ेगा. सो दिस इज अबाउट द गूगल स्कॉलर एंड इट्स साइटेशन. रिमेंबर वी हैव टू ऑलवेज यूज दिस कंप्लीट साइटेशन शिकागो. इसमें और एक चीज देखनी होती है कि जर्नल जो है वो हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है.
देन वॉल्यूम नंबर हमेशा बोल्ड किया जाता है, ईयर्स हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और पेपर का नाम जो है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। और पहला ऑथर जो होता है पेपर का, जैसे ये यहाँ पे डूरांड कोई तो है, तो ये जो ऑथर है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इस पेपर का। इसका सारा काम है ऐसे अस्यूम किया जाता है। तो फर्स्ट ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर द फैकल्टी। जैसे मैं आपका सुपरवाइजर हूँ, तो उसको हमेशा लास्ट ऑथर रखना चाहिए। तो ये एंड के बाद जो आएगा, ये बंदा जो है ये इसका फैकल्टी इंचार्ज है। तो ये बाउडियोन जो भी है वो उसका लास्ट ऑथर है। तो वो उसका फैकल्टी सुपरवाइजर होता है। अब जब आप मास्टर्स थीसिस का पेपर लिखोगे, तो आपको आपका नाम फर्स्ट और आपके गाइड का नाम इतना ही आना चाहिए। टू ऑथर पेपर होना चाहिए इफ इट इज योर ओनली सिंगल पर्सन मास्टर्स वर्क। उसके अलावा आप कई बार ये भी देखोगे ETAL डॉट लिखा जाता है। हाँ, ये ETAL डॉट मतलब क्या, जैसे पहले MLA स्टाइल में देखो, पहले ऑथर का नाम लिखा है और आगे एटॉल लिख दिया है, एटॉल के बाद बाकी लोगों के नाम नहीं आए। तो इसका मतलब ही होता है कि बाकी के, इट इज इन इटैलिक्स। सो ये इटालियन वर्ड है एटॉल। एटॉल मतलब बचे हुए है, उसके साथी या बाकी के। सो आप ऑथर एटॉल ऐसे आप लिखते हो when you write it in a journal paper, huh? And whenever you are writing a review of any paper, you have to say this, let's say Mahendra et al has done a work, हाँ, never write has put up in his paper वगैरह ऐसे कभी नहीं लिखते। पेपर ये वर्ड तो 100% अवॉइड करते हैं, दो वी कॉल इट कि तुम्हारा पेपर पब्लिश हुआ है, तुम्हारा पेपर है रिसर्च पेपर इसमें, पर हम पेपर वर्ड एकदम गलत है और वो कहीं भी यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज अ वर्ड कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट अगर यूज ही करना है। पर बहुत बार हमको दे हैव डन इन देयर प्रोजेक्ट और दे हैव डन इन देयर वर्क ऐसे ही लिखते हैं। वर्क या प्रोजेक्ट का ही तो पेपर बनता है, तो पेपर या फिर मैन्युस्क्रिप्ट ये वर्ड अवॉइड करो। एंड महेंद्रले एटॉल इन हिज वर्क प्रूव दैट ऐसे करके वो लिटरेचर रिव्यू लिखो। सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। सो दिस इज अबाउट गूगल स्कॉलर्स। गूगल स्कॉलर में और इम्पोर्टेंट चीजें क्या मिलती है कि आपको यहाँ पे पेटेंट देखने मिलते हैं इफ यू वांट, या फिर साइटेशंस देखने मिलते हैं इफ यू वांट। So if you don't want to see patent and citation, you can just remove them. And for you, whenever you are doing a literature search, try to bring something like this year or latest or 1 year back, or at least last 5 years. So since 2017, 2021, and then you can set a custom rate. So generally literature review करो तो 1 साल का करो, उसके बाद 2 साल का करो, और फिर 3 साल या 5 साल का करो। उसके पीछे के पेपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर ये सारा आगे का रिसर्च डिपेंडेंट है। तो उससे पीछे के लिटरेचर सर जनरली प्रेफर नहीं करते कि आपने 1950 95 का पेपर देख लिया और उसी के ऊपर कुछ आज कर रहे हो। तो दैट इज नॉट करेक्ट। बेसिकली you have to build with your latest papers. So these are some of the things that you should have. You must create a Google profile also. So here I will just click my profile. So here they will allow you to make your own profile. When you click on this, you can see each of the Google ID can get a Google profile. So make sure that all your profiles are linked. And if you search on Google Scholar your name, you should see your name with all your publications listed along with that. ठीक है। गूगल स्कॉलर बहुत ही ऐसे लूज है, तो वो कोई भी पेपर अगर रेगुलर पेपर है तो भी वो ऐड कर देता है, और इसीलिए गूगल स्कॉलर्स जो है उसके प्रोफाइल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपको देखने मिलते हैं। तो व्हेन यू क्रिएट योर प्रोफाइल, ऑल योर पब्लिकेशन शुड कम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड देन दे विल बी रेटेड एज पर देयर साइटेशंस कि कितनी बार लोगों ने ये पेपर साइट किया है और कब पब्लिश हुआ है। ठीक है। और उसी के ऊपर आपका ये साइटेशन इंडेक्स भी देखता जाएगा कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये साइटेशन स्कोर जो है वो जितना ज्यादा उतना बेटर रहता है। एच इंडेक्स जो है उसका मतलब क्या होता है कि सपोज मेरा एच इंडेक्स 6 है, तो मेरे एटलीस्ट 6 पेपर 6 पब्लिकेशन 6 टाइम्स साइट हो चुके हैं, तो दैट्स व्हाई माय एच इंडेक्स स्कोर इज 6। नाउ गेटिंग एच इंडेक्स स्कोर हायर इज वेरी वेरी टफ। अभी यहाँ पे आई10 इंडेक्स 4 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेपर्स विद मोर देन 10 साइटेशंस। तो यहाँ पे मेरे 4 पेपर में मोर देन 10 साइटेशंस है, इसलिए ये नंबर 4 हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेपर में एटलीस्ट
6 से ज्यादा साइटेशंस है, इसलिए मेरा एच इंडेक्स हो गया है 6. So these are the two important things. And since last 5 years, how much is your score? That is what people will look at your profile when people are trying to hire you for any research position. So I hope you will create your own profile, and that will be one of your assignments also in this subject, to create your own Google profile and get your citations and H score. You might have zero publications, that is okay, but you should have your own profile verified at your location, and then you can give your specialization also. So this is how you create your Google profile and use a Google Scholar. Going back to Google search engine. Now let's say I want to find out how to do the search in Google. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त बहुत बार एरर आ जाते हैं, तो उस एरर को यहाँ पे पेस्ट करना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट क्वेश्चंस यू आस्क टू द गूगल, that is very important. So let's say how to make pancake. So basically, this is how the question should be asked. There will be lot of options you will get. Now people also ask में भी देख लो कि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना था क्या. नेक्स्ट थिंग आपको देखनी होती है कि सिर्फ ऑल रिजल्ट्स की जगह आप उसके वीडियोज आंसर देख सकते हो, या फिर बुक्स देख सकते हो, या फिर उसके शॉपिंग में जा सकते हो. उसके लिए कुछ बेकिंग चीज के लिए लगता है, आई डोंट नो, पैनकेक मिक्स वगैरह, तो यू कैन सर्च फॉर दैट. You can arrange these things with price. And then if you go to the more, there are something called as books, which is also very important. So this is the way you optimize your search. Another important thing कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत बार फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करोगे. बिकॉज ऑफ दिस कोविड यू आर अनलकी बैच, बट in case you want to travel abroad, then Google Flights is one of the most important things you should search for. कि मुंबई से लेट से मुझे जाना है लंदन, ठीक है, सो आई डोंट नो, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम जाना है, देन यू हैव टू सर्च फॉर द रेंज एंड देन क्लिक ऑन सर्च. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करनी मिलती है. वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड वरी अबाउट इज द प्राइस ग्राफ और डेट ग्रिड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से दिन पे लंदन की टिकट सस्ती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू कैन फाइंड दैट, दैट विल बी ग्रेट. ओके, इफ आई ट्रैवल ऑन 1 August, दैट विल बी ग्रेट. देन अगेन इफ यू चेंज दिस डे टिकट, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने दिन की ट्रिप प्लान करें ताकि टिकट मिनिमम हो. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज गो टू समथिंग कॉल्ड एज प्राइस ग्रिड. सो डेट ग्रिड इज देयर. तो आप किस दिन जाके किस दिन लौटोगे तो आपको टिकट की प्राइस क्या पड़ेगी. तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर 3 जुलाई को निकलूंगा और 5 जुलाई को लौटूंगा तो मुझे 40,000 में लंदन की रिटर्न फ्लाइट मिल रही है. So this is another important IT tool that you should always use while traveling. Here it will make the lowest price as greener, which you can choose. So that is a good thing to look for. And this is how you do a flight search or a Google search in general. I will not show Google Books because they are very similar to the Google Scholar profile. But Google Books आप already use करते भी रहोगे. तो आप अगर कभी Google Books में गए भी हो, सो वहाँ पे आपको बुक्स के प्रीव्यू मिल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट IT टूल दैट यू शुड ऑलवेज यूज, इट्स समथिंग कॉल्ड एज PDF ड्राइव. ओके, नाउ PDF ड्राइव और ये सारे जो है ये अनऑफिशियल चीजें हैं. यहाँ पे आपको कोई भी बुक जो है वो मिल जाती है. जनरली आपको लेट से चाहिए आर्डिनो सीखना है तो आर्डिनो टाइप करो, आपको यहाँ पे उसकी PDF बुक मिल जाएगी. Then you can download the PDF directly. So PDF drive is one of the good source. Again, it's unofficial, so you should always buy the original branded books. और आपके लाइब्रेरी में already buy copies है तो आप उनको use कर सकते हो. पर अगर आपके पास पैसा नहीं है पर आपको सीखना है तो you can use this PDF drive. The second thing is again ये पूरा ग्रे एरिया है. 4shared करके एक चीज होती है, उसमें बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं. वहाँ पे सब व्हाट वी कैन से पायरेटेड कॉपीज वगैरह भी लोग अपलोड करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको बहुत बार पेपर नहीं मिलते तो आपको रेफर करना होता है समथिंग कॉल्ड एज SciHub. तो ये एक ओपन सोर्स बैरियर रिमूवर है. तो बहुत सारे साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है वो रेगुलर लोगों को एक्सेसिबल नहीं रहते. तो ये SciHub पे अगर आप उसकी DOI या पेपर का नाम डालोगे
तो ये वो आपको वो डाउनलोड करके पीडीएफ भेज देता है। ये बहुत बैकग्राउंड में रशियन रन वेबसाइट है। तो बेसिकली ये आपके लिए नेट से डाउनलोड करके पेपर किसी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कराता है। So these are the things where you can search for your reference paper. Let us go back to the slides. तो अभी हमने क्या क्या जाना है कि हमने गूगल स्कॉलर कैसे यूज करते हैं, गूगल कैसे करते हैं, पेपर क्या होता है, फर्स्ट ऑथर क्या होता है, पब्लिकेशन क्या होता है, साइटेशन कैसे करते हैं, साइटेड बाय क्या होता है, रिलेटेड आर्टिकल्स करके भी चीज होती है कि आपको ये पेपर पता है तो उसके सिमिलर आर्टिकल्स कौन से दैट यू कैन सर्च। गूगल में कई बार आई एम फीलिंग लकी बटन भी होता है सर्च के अलावा। तो जो पेज ज्यादा बार लोग खोल रहे हैं वो पेज डायरेक्टली खोल के गूगल आपको दे देता है, तो आई एम फीलिंग लकी ये आप क्लिक कर सकते हो। Next is inside citation. We have already studied what is Chicago. We have already seen what is BibTeX. Now I will go in detail of BibTeX in the part when I will teach you overleaf. But right now, just remember this is the thing. That is, you need to copy that code and paste it somewhere into a notepad. Okay. So next thing is, yeah, same thing, the latex and how to organize or keep your information on a account called Overleaf. So for that, let me just open my Overleaf account. So I use a separate browser for my Overleaf because I have installed something called as IDM, and IDM directly downloads the things. So that's why Overleaf account will not run with a Chrome with IDM integration. So I have to use a Firefox. So this is my Overleaf account. Now in Overleaf account, you have already presetted templates for everything. So you just have to go to the new project, click on view all. यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके एकेडमिक जर्नल, लेट्स से यू वांट टू राइट अ पेपर फॉर IEEE, तो आपके उसको यहाँ पे सीधा टेम्पलेट मिल जाते हैं। बिब्लियोग्राफी, बुक, कैलेंडर, रेज्यूमे बनाना है तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर्मल लेटर लिखना है, होमवर्क असाइनमेंट करनी है, न्यूज़लेटर बनाना है, पोस्टर्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन देना है, प्रोजेक्ट या लैब रिपोर्ट बनाना है, थीसिस लिखनी है, तो सारी चीजों के यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। यू कैन चूज वन ऑफ दिस टेम्पलेट डायरेक्टली एंड स्टार्ट राइटिंग। आई थिंक अपने सोमया कॉलेज का भी टेम्पलेट यहाँ पे अपलोडेड है थीसिस का, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से आई वांट टू गो इनटू द एकेडमिक जर्नल, देन यहाँ पे वो आपको जो भी रेप्यूटेड जर्नल्स है उनका आपको टेम्पलेट देता है। नीचे आप यहाँ पे उसके डायरेक्ट जर्नल के नाम से भी ढूंढ सकते हो। लेट से मुझे ह्यूमैनिटिक्स का जर्नल चाहिए, या मुझे सेज पब्लिकेशन का चाहिए, या फिर SPI का चाहिए, IEEE का चाहिए, कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ से उठा सकते हो। ये सारे स्टैंडर्ड जर्नल्स ही है। लेट से APS अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी कंपनी का आप ये जर्नल स्टाइल उठा रहे हो, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस, देन you have to say open as template. Okay, let's say I want to, अभी आप लोग तो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो नहीं तो मैं आपको IEEE दिखाता हूँ। Let me just go back, IEEE official templates. So let's go there. यहाँ पे आपको IEEE पेपर आप देखते ही रहोगे, तो कॉन्फ्रेंस है या ट्रांजैक्शन है, तो मैं जर्नल पेपर टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ IEEE के, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओपन एज अ टेम्पलेट। तो ओवरलीफ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्चुअली पेपर लिखने चाहिए। अब आपको लेटेक्स कोडिंग नहीं आती तो इट्स प्रेफर्ड दैट यू लर्न लेटेक्स, और अगर नहीं करना है तो ओवरलीफ पे आपको रिच टेक्स्ट भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको हर एक चीज एज अ नोटपैड जैसे यूज करने मिलेगी। तो यहाँ पे आप वर्ड पैड जैसे पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शंस वगैरह पेस्ट करते जाओ और वो अपने आप उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेटेड पेपर बना देगा। इसका मेन एडवांटेज क्या है, हम ये ओवरलिफ्ट क्यों सीख रहे हैं कि आपने पता होगा कि कुछ साइटेशन करके चीज होती है, तो इसमें साइटेशंस अपने आप बन के आ जाते हैं। तो एंड में जो नंबर्ड साइटेशन होते हैं वो अपने आप बन जाता है इफ यू यूज ओवरलिफ्ट। सेकेंडली फिगर नंबर, फिगर के नाम वो सब अपने आप आ जाते हैं, सेक्शन अपने आप बन जाते हैं, फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, अलाइनमेंट सब कुछ प्रोग्रामिंग से होता है, और इसीलिए ये बहुत प्रेफर्ड व्हाट यू कैन से टेक्निकल टूल है। So your second assignment, the first is Google Scholar, which we all know. Second assignment for this is to open a Overleaf account. अब आपको Overleaf account खुला के सिर्फ कोई फायदा नहीं है, तो I want you to start one journal paper here
and you have to share that with me. So share कैसे करोगे आप इसको, यहाँ पे share पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप मेरा email address डालोगे, NINAD.MEHENDALE, so my name dot surname at KIT.edu. So आपने आप बोलोगे कि ninad@somaya.edu क्यों नहीं डाला? The reason I use this account because this is one of the partners with uh, Overleaf, and I worked with KIT earlier. So I was working there. KIT is the institute in Germany. So basically, they are the partners in this project. So they give me a infinite memory storage to use this. So that's why I use this. But you can use your Somaya ID. You can share it. So I can share it with infinite number of people, but you can only share it with one person. That is your supervisor. So right now, you just for a learning use your Somaya ID. Whenever you are writing a paper with me, I will create an account or your paper from my login and give it to you as a shared option. Now here another option is you can directly submit it to IEEE. So once you click that, it will generate a PDF version of your paper and you can submit it to IEEE. You can also use this review and history version options, but they are paid ones. So we are only focusing on the free profile. So let us say this is my free profile, and let's call it as something like autonomous vehicle or something like. तो आप पेपर का टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हो, and then you can share it with your supervisor. So this is a second thing that we are going to use. Now let us come back to the bibliography. So here you have to right click, you have to say new file, and then you have to paste your references. So I will name this file as ref.bib. Okay, so this is a bibliography file. So that's why you have to name it as ref.bib. Click create. It will be a blank file. Just click on this and go to its source. Okay, now you don't have to paste rich text because you get a latex code from your Google Scholar profile. So let me just go back to my Google Scholar account. So how you will search, you can go for Scholar and click on Google Scholar. So here I will just type some of my papers. So let me create my citation index. So Google Scholar facial emotion recognition, I will click on site. Okay, and then I will call a BibTeX citation. So I will get all the details, that is page number, volume number, year number, publisher, वगैरह वगैरह. So I can just Control C, copy this entire thing, and then come to my Firefox account, and here you have to paste it. यहाँ तक तो ठीक है कि ये चीज आ गई, पर अब हम इसको पेपर में कैसे लेके जाएंगे? तो यहाँ पे अपने को बिब्लियोग्राफिक फाइल का नाम देना होगा. So at the end of the your latex code, you will have your bibliography file name somewhere, which you have to change it with this ref.bib, and then include your name or whatever is the paper's name as a slash site. So let us understand how to do that. Let me first search where is the bibliography. So here is the conclusion, then appendices, acknowledgement. Yeah, this is a bibliography. So they have written a bibliography in this way. This is also fine, but we don't know LaTeX programming right now. So we don't need this thing right now. So you can just say control here, just like any other programming, you can say percentage for your what you can say comment, percentage for commenting the things, and then if you want to create your bibliography, so here you have to say my current bibliography is ref. Okay, so this is how you add a bibliography to the your paper. And then there are author biography. So don't get confused between biography. Biography is about you in a paragraph, and bibliography is what you say at the end. And here you have to also choose your bibliography style file. So this is, since it is IEEE, I will choose my bibliography style file as bibliography IEEE style. So now if I recompile, nothing will happen because it is the same file yet.
I want to include this Mehendale et al. Somewhere in the paper. So let us double click on this. So if you want to go to particular section in the paper, you have to just double click on this thing, and then it will bring you to this particular section. Okay. And if you want to do a vice versa, you can select some paragraph. Let us see where is that in the paper, and then you click on this arrow. So it will bring you to that particular line and show it to in yellow. Here you can see it is becoming yellow. So let us say I want to cite whatever paper I have copied from the Google Scholar. I have to write space slash cite. I hope you have use latex earlier, and then you have to open a curly bracket. It will show you Mehendale facial. So you choose that, and that's it. Your citation is done. Now if you recompile, there you should get automatically your citation inserted. I will just zoom in for you. So here you will see they have created a number 1 over here, and at the end of the paper, you will see that N Mehendale is already added to the reference. So this is what we did right now during the lecture, and it's not very tough to do that. Also, you will see that everything is properly maintained as per the formatting is concerned. So don't worry, this is the best tool to use when you are writing a manuscript, and always use overleaf. There are some other tools also which you can use offline like BibTeX and all, but overleaf is one of the best tools by far to use it with your technical skills. So let me go back to the presentation. So I have briefly introduced you about the latex and how to use overlay. Now let us see, as you are an electronics engineer, you should always keep on building the things. So these things you can directly get on a website called Instructables. Another very important IT tool one should have. Now what is the Instructables? तो बहुत बार आप जानते हो कि बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, तो Instructables एक तरह का व्हाट यू कैन से कॉमिक बुक सीरीज जैसा होता है, जहाँ पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं वो दिखाया जाता है. So I will just go to some project, I don't know, random project. So let us see how to make this IoT hat. Okay. So once you click on, this will bring you to this particular project where you can see how to build an IoT hat, where the things will be written onto your hat. Then you go down, you will see there will be a different steps. What are the things which are required? Then there will be a programming, what you can say, circuit diagram, then manufacturing steps, and then there are 2 3 lines how to get connected. Everything will be photographed for you, and this is the way people learn initially. So this is the best website to refer when you are doing any project. You will also get its code also by default. You don't have to type these codes, you can just follow the instructions, and you will also get the videos of this project. Now, as I mentioned, you don't have to type out these codes. These you can directly download and run. If you know anything about Arduino, these are the Arduino files. And then you already get the apps also, so that you can also download. And this is how you can build your own project by referring to the Instructable. Now, Instructable is not the only one site. There are many such sites, but it's one of the most popular ones. That's why I showed it to you in the lecture itself. So this is about the Instructables. Now, let us see how you will organize the files. So I have explained you something about overleaf. So the next major IT source that we have is YouTube. So let's explore that. Now, all of you already have a YouTube account. If not, that is your next, what you can say, exercise in this particular thing. That is open your own YouTube account. Now, how you will get your own YouTube account? You need a Gmail account, and then you just have to click and find your own YouTube account over here. So you can have your own YouTube profile. And now let us say I want to learn how to use overleaf. So you have to search overleaf lecture, and you should get to some lecture series on overleaf. So now you can start learning overleaf. अगर आप अच्छे खासे लंबे lecture देख सकते हो, तो you can choose this video.
28 मिनट्स। अगर आप छोटे छोटे वीडियो पसंद करते हो तो ये एक 6 मिनट का वीडियो है। So it depends on your choice. You can choose one of these. Now this is a major problem with YouTube, that is it actually gives you a area wise content. तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ कुछ हिंदी में वगैरह भी ट्यूटोरियल आएंगे, because we are searching from India, and some of the most popular videos may be in English and they are being displayed in some other part of the country. So जिस रीजन से अपलोड होते हैं उसी रीजन के पॉपुलर वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो फॉर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू यूज समथिंग कॉल्ड एज VPN। ना VPN क्या होता है, आपको फिजिकली किसी और लोकेशन पे लेके जाता है। ये बहुत बार यूज करते हैं टू ब्रेक थ्रू फॉर द ब्लॉक साइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बाहर के देशों में लोग क्यों यूज करते हैं कि इंडिया में वगैरह आप नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इस तरह से लोग US में वगैरह जाके VPN यूज करके इंडियन सर्वर को कनेक्ट करते हैं। स्पेशली ये लोग हॉटस्टार वगैरह चैनल देखने के लिए करते थे, क्योंकि हॉटस्टार इज अ रीजन लॉक चैनल। तो अगर आप US से उसको देखना चाहते हो तो दे विल नॉट अलाउ यू टू वॉच दैट चैनल, इवन जी मराठी। सो आप इसके लिए यूज करना अ प्लगइन कॉल्ड HOXX। ये आपको दिन में 1 GB तक का कंटेंट दूसरे कंट्री से डाउनलोड करके दिखा सकता है। तो ये फ्री VPN प्रॉक्सी है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पेड VPN सर्विसेज है। तो इट्स योर चॉइस व्हाट एवर यू वांट टू चूज, बट वेन एवर यू आर सर्चिंग ट्राई टू चेंज योर लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, एंड ट्राई टू सर्च फॉर द बेस्ट वीडियोज। अगेन आप इसमें भी एक फनी फैक्ट नोट करोगे कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडिया से कुछ अलग वीडियोस आते हैं, एंड इफ यू अप्लाई अ हॉक्स VPN एंड सर्च इट फ्रॉम पाकिस्तान यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस। सो लोग जो देखना पसंद करते हैं उसको उस तरह का वीडियो दिखाओ। यही यूट्यूब की स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडर पॉलिसी है, और इसी वजह से आपको कंट्री वाइज रिजल्ट्स अलग मिलते हैं। तो ऐसे नहीं है कि यूट्यूब जनरलाइज रिजल्ट देता है, it is country specific. So that is the next thing in this particular lecture. I know you already knew few of these things. कुछ नया चीज सीखने मिला है तो अच्छी बात है, वरना टाइम आपका और मेरा वेस्ट हो गया। So let us go to the next slide. Sahib, I already explained. I haven't shown you how to download a paper, but here you can see you are allowed to enter a DOI or URL of the website or PubMed ID or any other search string to open that paper. यहाँ पे जितना एक्यूरेट टाइटल डालोगे पेपर का उतना इजीली आप उसको ओपन कर पाओगे। नेक्स्ट इज हाउ यू विल कीप योर ओन वीडियोस सेफ on a YouTube channel. So let us understand what is this visibility policies and what is this unlisted or what is the public profile and all. So when you upload any video, you have to click on create and upload a video. So generally अपने पास videos ही है जो सबसे ज्यादा जगह लेते हैं लैपटॉप की या कंप्यूटर की। तो लेट से आपके कुछ प्राइवेट वीडियोस है या फिर जो आपके फैमिली के वीडियोस है जो आप पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते, तो व्हेन यू अपलोड एनी वीडियो there are 3 options that you get. One of them is public, which is visible to all of them all over the world. Second option is unlisted, so you can only share it with the public whom with you want to share that video. So you just have to give them a link, but there is a catch that if that link got exposed to the world, then everyone can watch your unlisted video. And another thing is when you keep any video unlisted, don't add it to any playlist, but otherwise anyone having access to that playlist can watch those videos. So never add an unlisted video into a playlist. And the last is private. So private is the best way to keep your videos safe. And as soon as you upload them onto a YouTube account, there is no limitation of the space, so you can just keep on uploading the videos. अप टू 4 GB का एक वीडियो अपलोड कर सकते हो आप, या फिर अप टू 10 GB कर दिया आप 4K है तो, एंड देन यू कैन जस्ट डिलीट इट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क एंड कीप देम ऑन अ क्लाउड। सो क्लाउड स्टोरेज का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म फॉर वीडियोज इज यूट्यूब। डोंट ट्राई टू स्टोर वीडियोज ऑन टू योर ड्राइव, क्योंकि ड्राइव सिर्फ 15 GB आपको फ्री देता है। सिंस यू ऑल आर Somaya student, you have infinite storage, so you don't have to worry. But by default, if you lose your Somaya ID, you will only get 15 GB of space, and if you upload 2-3 video files in that,
suddenly that space goes very small. So always try to use YouTube for videos and Google Photos for your photos, क्योंकि आजकल 4-5 GB के भी फोटो आने लगे, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको स्टोर करना चाहते हो. सो सॉरी, जीबी बोला मैंने, 4-5 MB के फोटो आने लगे. So you can store the photos onto your Facebook or Instagram and keep them private, and also do it same for the videos. So this is how you will manage your data space onto the what you can say videos. So let me go back to the presentation. So email etiquette. So if I have time now, yes, I have. So let us understand about email etiquettes and how to structure a email. आप बोलोगे ईमेल तो हम भेजते ही है, तो उसमें क्या आप सिखाओगे? तो आप समझो इस बात को. पहली चीज जो होती है वो होता है टू whom you are addressing, what is the subject, how you write a message text, how you put an attachment, and how your signature should be at the base. So let us understand them one by one. पहली चीज तो whenever you try to draft a new message, यहाँ पे आपको अगर उस बंदे का नाम पता नहीं है तो यू शुड ऑलवेज राइट डियर सर और मैडम. अगर आप मैडम और सर लिखोगे तो भी ठीक है, और रिस्पेक्टेड लिखे या डियर लिखे तो आजकल मतलब जो भी स्कूल में सिखाया गया है कि बड़े लोग हैं तो रिस्पेक्टेड लिखो वगैरह, बट नाउ सिंस यू ऑल आर ग्रोन अप, आफ्टर 18 एवरीवन राइट्स डियर टू एवरीवन. ओके, सो यहाँ पे इंडिया में थोड़ा अजीब लगता है कि डियर कैसे लिखूं वगैरह, तो वो इंग्लिश में अब एकदम नॉर्मल सी बात है और बिना झिझक किए किसी को भी डियर बोल दो. और बड़े हैं उनको कैसे लिखोगे फिर? डियर निनाद नहीं लिखोगे आप. हाँ, उनको फिर उनके सैल्यूटेशन से डियर मिस्टर निनाद लिखना या डियर डॉक्टर निनाद लिखना. तो इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टेड यू हैव टू राइट डियर डॉक्टर निनाद, इस तरह से. हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो आपके प्रोफेसर्स वगैरह है तो डियर निनाद सर लिख सकते हो या फिर डियर डॉक्टर निनाद लिख सकते हो. आपसे छोटे हैं तो आप लिख सकते हो डियर निनाद, या फिर आपकी के एज के है तो आप तो सीधा दोस्त का नाम भी लिख सकते हो. पर हमेशा स्टार्ट करना ईमेल विद डियर सिनोनिम. ठीक है, अगर मैडम है तो मैडम लिखो, डियर गुप्ता मैडम. और यहाँ पे आइदर नेम या सरनेम ये चॉइस होता है. तो अगर वो बंदा खुद को निनाद से इंट्रोड्यूस करता है तो डियर डॉक्टर निनाद लिख सकते हो. अगर वो बंदा खुद को आई एम एन महेंदले इंट्रोड्यूस करता है तो डियर डॉक्टर महेंदले लिख दो. तो अगर आपके अननोन की किसी पर्सन को आप मेल लिख रहे हो तो डियर डॉक्टर और सरनेम लिख दो या डियर मिस्टर और सरनेम लिख दो. नाम से हम बहुत कम बार लोगों को पुकारते हैं. और इसमें भी एक चीज है कि अगर उसका रिप्लाई आया और उसमें तुमने डॉक्टर महेंदले से शुरुआत की थी पर उस रिप्लाई में रिगार्ड्स निनाद लिखा है, तो देन उसके नेक्स्ट ईमेल को रिप्लाई करते हो डियर डॉक्टर निनाद ही आपको लिखना है, बिकॉज दैट इज द इंडिकेशन दैट व्हाट दैट फेलो वांट्स यू टू कॉल हिम. ठीक है, तो ईमेल के एंड में आप जो भी लिखोगे दैट इज द वे पीपल शुड कॉल यू. तो अगर कंटिन्यूअस मेल थ्रेड है तो सेकंड ईमेल ऑनवर्ड्स वो खुद का जो सिग्नेचर डालता है उसी सिग्नेचर से उसको कॉल करना है. ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट रिसिपेंट्स जो जिनको भेजना है. आई विल टेल यू द ट्रिक कि आप रिसिपेंट्स को किस ईमेल एड्रेस से भेज रहे हो उसका भी सेटिंग प्रॉक्सी सेटिंग में जाके कर सकते हो. तो आपका अगर सोमय का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस बंद हुआ है, जैसे मेरा अभी एक केस दिखाता हूँ कि मेरा आईआईटी का अकाउंट जब मैंने आईआईटी छोड़ दिया तो बंद हो गया. पर आज भी मुझे किसी को आईआईटी के ईमेल एड्रेस से अगर वेरिफिकेशन ईमेल भेजना है या फिर जानना है कि आईआईटी के अकाउंट से मुझे ईमेल भेजना है, तो आई कैन जस्ट गो टू द कंपोज एंड सिलेक्ट दैट अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है और लेट से मैं केआईटी के अकाउंट से भेजना चाहता हूँ तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो इस तरह से जो भी आप इंस्टीट्यूट छोड़ते हो उसकी प्रॉक्सी लेके रख सकते हो ताकि आप यहाँ से फ्रॉम से उसको सेट कर सको कि मैं कौन से ईमेल एड्रेस से उसको भेजना चाहता हूँ. तो ये सेटिंग्स में होता है. और नीचे जो सिग्नेचर है उसमें भी आप ट्रूली लिखते हो, फेथफुली लिखते हो. तो जिस तरह से डियर लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है ईमेल के लिए, उसी तरह से एंड में रिगार्ड्स भी कांस्टेंट है. सो यू विल ऑलवेज एंड योर ईमेल विथ रिगार्ड्स. ठीक है, रिगार्ड्स के नीचे ऑलवेज ट्राई टू पुट योर सिग्नेचर. तो ये चीजें अपने आप आ जाती है
if you do a setting in Google, and that is the next homework you have to do. You have to figure out कि आपको अपनी सिग्नेचर कैसे इंसर्ट करनी आती है, और आप आपकी प्रॉक्सी ईमेल सेटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको करनी है कि आपके सारे ईमेल एड्रेस जो है वो एक ही ईमेल एड्रेस से लिंक कर दो, ताकि आपको कोई भी ईमेल एड्रेस पे ईमेल आ जाए, वो घूम फिर के आपके एक सिंगल अकाउंट में आ जाए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू हैव, क्योंकि लोग आपके अलग अलग फेजेस में आपको मिलेंगे। कुछ कुछ आपके कॉलेज के कलीग होंगे जो आपके कॉलेज के ईमेल एड्रेस को भेजेंगे, कुछ कुछ आपके दोस्त होंगे जो स्कूल के हैं, वो स्कूल के ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे, और आपने कुछ चाइल्डिश ईमेल एड्रेस बना के रखे होंगे। तो हमेशा ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, name.surname@domain.com। याद रखो इस चीज को, name.surname@domain.com। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्वीट मीनू एट जीमेल, हाँ, या स्वीट मीनू 1996@gmail.com। ये सब बंद करो अभी लिखना। ठीक है, इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल name.surname। अभी जीमेल में कई कई लोगों के नाम कॉमन रहते हैं, जैसे राहुल शाह, तो rahul.shah@gmail.com मिलना तो मुश्किल ही है। तब आप लोग क्या कर सकते हो, तो फर्स्टली यू ट्राई फॉर सम अदर ईमेल एड्रेस, जैसे आउटलुक हो गया, yahoo.co.in हो गया, या फिर आपका रेडिफ मेल हो गया। तो you try to look for some other domain, and then you can link that domain to your Gmail. Okay, that is one option, or else at least use name dot surname आगे year लिख दो। जैसे यहाँ पे मेरा निनाद डॉट मेहंदले 2018 तो ये मेरा ईयरली एड्रेस होता है। अगर आप मुझे अगले साल भेजोगे तो ninad.mehendale2021 पे मुझे भेजना होगा। तो इट इज वेरी ट्रेडिशनल कि ये बंदे का, ऐसा नहीं है कि मेरा 2017 का ईमेल मुझे 2021 में नहीं मिलता, पर आपको ये करने से आपका या नाम का ईमेल एड्रेस तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, so this is the thing about the email addresses, and next comes is the subject. So subject line is very important when you are drafting a mail. So let me just go back to the slides. तो आपको पहली चीज जो है वो चीज है, पहले प्री राइट करके रखनी है। प्री राइट कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मे बी टाइम परमिट्स, आई डोंट नो, वेरी स्मॉल टाइम इज रिमेनिंग, सो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू राइट द ईमेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट आज आपको मैं बताता हूँ कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंसेस लिखने होते हैं। कर्ता कर्म क्रियापद, दैट्स इट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस कर्ता कर्म क्रियापद। सो the only 3 word 4 word sentences has to be there, very small and easy to understand statements. Then pay to attention of the choice of the words. So maybe next lecture when I will teach you writing process, at that time I will tell you how to choose a good wordings and how to use tools to write well. Then next is formatting of emails. So once you write an email you have to format, and always remember caps is a sign of anger, so don't use capital letters। हाँ, स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको क्या पढ़ाया गया है कि फर्स्ट लेटर है लाइन का तो ही उसको कैपिटल करो, या कोई स्पेशल नाम है तो ही उसको कैपिटल करो, अदरवाइज डोंट कैपिटलाइज एन अननेसेसरी वर्ड। कैपिटल इन इंग्लिश email is considered as you are angry, so don't write full thing in capital or something like that। huh? that is that will pass a wrong message। एंड इन बिटवीन कोई कोई इंपॉर्टेंट आपको वर्ड लगता है कि दिस इज अ सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, तो सिग्नल का एस, प्रोसेसिंग का पी आप कैपिटल कर देते हो, प्रोजेक्ट का पी कैपिटल करते हो, तो ये कोई कैप्शन केस नहीं है, ना ही कैमल केस है। तो आप अननेसेसरी सेंटेंसेस के बीच में कैपिटलाइजेशन अवॉइड करो। ये इंडियंस को पता नहीं कहाँ से आदत लग गई है, पर सबको होती है, वो कैसे आती है पता नहीं, पर आ जाती है अननेसेसरी। स्कूल में तो बराबर सिखाते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, पर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल हैव दिस हैबिट ऑफ unnecessarily capitalizing the words। So this is the process of email writing, and maybe next lecture I will tell you how to write well। Last thing in email and etiquettes is try to use as many hyperlinks as possible, so that don't keep on attaching each and every line. You have an option of adding a hyperlink। So let me go back to the email that we were typing. So some random email, let's say this paper shows whatever, I don't know, some random thing I have written, and then I want to say this paper, where is this paper। तो ऐसे this वगैरह लिखना अवॉइड करो ईमेल में।
Secondly, instead of adding an attachment, try to insert a link at this particular thing. So you upload it to the drive and then paste that link over here. And if you want to check whether that person has actually seen that paper or not, you can use something called, some tools are there. They allow you कि किसने वो page आके खोला है. So not only use a Google Drive, you can use some other tools also where you can trace out कि वो किसने email खोला है. और एक चीज आपको जीमेल में मिलती है या बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस में, वो होती है मेल ट्रैकर. तो मेल ट्रैकर क्या करता है, उसमें एक ट्रैकिंग पॉइंट छोड़ देता है. तो आपने किसी को इंपॉर्टेंट मेल भेजा है, जैसे आपके व्हाट्सएप में डबल टिक आती है या फिर ब्लू टिक आती है कि पढ़ लिया उसने, उसी तरह मेल ट्रैकिंग में भी ये सिस्टम होती है कि आपके यहाँ से डिलीवर हुआ, फिर उस बंदे ने खोला और कितनी बार पढ़ा. स्पेशली जब आप अभी जॉब इंटरव्यूज के लिए एचआर को मेल लिखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि वो वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं, उस एचआर ने पढ़ा भी है कि नहीं. तो उस वक्त ये मेल ट्रैकिंग आपको ऑन कर देनी है. मेल ट्रैकिंग के लिए आपको मेल ट्रैक ही सर्च करना है. ये मेल ट्रैक एक तरह का एक्सटेंशन होता है जो आपके क्रोम में ऐड हो जाता है, एंड वंस यू हैव द एडिशन ऑफ मेल ट्रैकर यू कैन टर्न इट ऑन. ओके, सो ईमेल ट्रैकर फॉर जीमेल करके वो मेल ट्रैक का एक्सटेंशन है विच यू कैन enable. So with that, we will stop today's lecture and continue in the next lecture. If you have any doubts, you can ask now.